नमस्कार। आप बोलेंगे कि सर हमने जो थंबनेल में देखा था वो बिल्कुल सही है क्या सर? बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्यों सही है? कैसा सही है? आप खुद जान जाएँगे। बस आप हमें 5 मिनट का समय दीजिए और आप सारी चीज़ें क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। सीटीईटी हवा हो जाएगा और इस बार सीटीईटी का डर बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं जो ओटी सर का वीडियो देख रहे हैं वो सभी क्या होने वाले? पास होने वाले। कैसे होने वाले? देखते हैं। तो क्या करते हैं? नो बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ क्या करेंगे? काम की बात करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो इतने ज़रूरी है कि 2024 दिसंबर के परीक्षा में आने ही वाले हैं। समझ लीजिए कि आपके परीक्षा के हाल में उन्होंने दस्तक दे ही दिया है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। 2011 वाला प्रश्न है, बार बार आया है, इस बार भी आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है देख लेते हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जी, ये तो ठीक लग रहा है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगा वाला काम कुछ नहीं है। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। जी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। कहानी कथा पद्धति का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। मगर यहाँ पर बोला क्या है कि सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका। सीखने संबंधी समस्या तो क्या होगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का क्या करना? प्रयोग करना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो बहुत ही क्या माना जाएगा? महत्वपूर्ण माना जाता है। देख लेते हैं कि 5वीं कक्षा से, कौन सी कक्षा से बोला है? 5वीं कक्षा से दृष्टिबाधित विद्यार्थी। अब ये जो एक 5वीं कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, क्या करना होगा देख लीजिए। को क्या करना है? निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, भेदभाव तो कर नहीं सकते। के माता पिता और मित्रों द्वारा उससे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। यानी हम माता पिता को बोलेंगे या मित्रों को बोलेंगे, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए। बिल्कुल उसके साथ में जो व्यवहार है वहाँ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार होना चाहिए। और क्योंकि वह दृष्टिबाधित है, उसे दिखता नहीं, तो उसे सुनने वाली सीडी, श्रव्य सीडी के माध्यम से सिखाना चाहिए। तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं लगता कि चौथे नंबर पर जाने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो आगे वाला प्रश्न है, जो बार बार आता है, हर साल आता है, 1 मार्क पक्का लिख लीजिए। एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा को वाज लिखता है, अनक्लियर को क्या करता है? अनक्लियर, और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनक्लियर और न्यूक्लियर, मगर वो दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर को अनक्लियर बोल देगा, अनक्लियर को न्यूक्लियर कर देगा। तो ऐसा बच्चा कौन से समस्या से ग्रसित है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि पिछले एक छोटा सा वीडियो देखा था हमने, उसमें डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं, उसके बाद में डिसग्राफिया किसको बोलते हैं, सारी चीज़ें हमने बहुत बारीकी के साथ बोला था। बस यहाँ पर अभी क्या करता है कि वह शब्दों में अंतर नहीं समझता, और जहाँ पर बच्चा शब्दों में अंतर नहीं समझता वहाँ क्या हो जाता है? हमने पिछली बार देखा था, डिसलेक्सिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया हो जाता है। बिल्कुल सही है, जहाँ पर भी बच्चा शब्दों में अंतर नहीं कर पाता, डिसलेक्सिया। चलो ठीक है, आगे वाला देखते हैं क्या बोलता है आगे वाला कि एक शिक्षिका, हाँ दीदी आप भी शिक्षिका बनोगे तो एक शिक्षिका, हाँ भाया तू भी बनेगा रे। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित है? शारीरिक विकलांग वाले बच्चों को क्या कहना है? यहाँ पर देखने होंगे कि 2020 के भी जो नई शिक्षा नीति है वहाँ पर भी उनके लिए क्या बोला गया है, तो देख लेते हैं क्या करना होगा, क्या बोलना उचित है। तो पोलियोग्रस्त बच्चा अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऐसा बोलेंगे। ये पोलियो वाला जो बच्चा है ना, वो एक गाना बताएगा। जी ऐसा नहीं करना जी। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से सहायता लेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। फिर शारीरिक रूप से असुविधा युक्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते, ठीक है, ऐसा बोल सकते। और
मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अरे भाई साहब, उससे काय के लिए आप कमी करा रहे हो? तो हमारा जो तीसरा जो है यह शिक्षिका अगर बोलेगी, तीसरा जो सेंटेंस बोलेगी तो वहाँ क्या होगा, सबसे अधिक उचित होगा, ताकि उनको बुरा भी ना लगेगा। और ऐसे जो शारीरिक विकलांग बच्चे हैं वह सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ भी सकेंगे। अभी ज़्यादा हमारे पास में समय नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पटापट झटाझट प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। अगर आपको झटाझट पटापट होना तो ऑलरेडी हमारा अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, CTET और TET वाला, वहाँ पर देख लीजिए। ज्ञान का ज्ञान मिलेगा आपको, ठीक है। यानी सबका क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये आया तो कैसा आया, ठीक है। सो गतिक कौशल्यों में अधिगम निर्योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। देखो जी, गतिक कौशल्यों में, इसमें गतिक कौशल्यों में अधिगम निर्योग्यता, अधिगम यानी सीखने वाली जो निर्योग्यता है, हाँ, अनकैपेबिलिटी, वो क्या कहलाती है? बोलो क्या कहलाती है? तो सर वो डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। वो क्या कहती है? डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। हाँ, अभी हमने क्या देखे थे? अभी हमने क्या देखे लेते? डिस्ग्राफिया देखे थे, ठीक है। ये डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। उसके बाद में भाषा अवरोधन से संबंध विकार है। भाषा अवरोधन। अब बताइए, भाषा अवरोधन है तो यहाँ पर क्या आएगा? चलाघात, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपैरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपैरेक्सिया बोलते हैं। या तो पठन कौशल्य, उसको क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया बोलते हैं, या तो फिर वाक संबंध रोग बोलते हैं, या तो फिर भाषाघात बोलते हैं, जिसे अपैसिया बोलते हैं। तो भाषा अवरोधन वाला है तो क्या होगा? भाषाघात होगा, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपैसिया बोलते हैं, ठीक है। कभी हिंदी में देता है, कभी इंग्लिश में देता है, मगर आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न इस प्रकार से आपको जरूर आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? 14 में आया था, 24 में भी आएगा, ठीक है। तो पहला दिया है आत्मविमोह, दूसरा दिया है, हमें खुद को नहीं दिख रहा है, हाँ, प्रमस्तिष्कम घात, जिसको हम सेरेब्रल क्या बोलते हैं, उसको पैल्सी बोलते हैं, या तो फिर पर अभिघातक तनाव, या तो फिर न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो यहाँ पर ये बोला है कि विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं ऐसा कौन सा है? तो वह कौन सा है? पर अभिघातक तनाव, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बोलते हैं। यह विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। उसके बाद में एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा कौन सा लक्षण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बताइए, अगर सपोज अगर कॉपी में लिखने से विपरीत छवियां, दर्पण छवियां अगर ऐसा अगर करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अधिगम में असक्तता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिगम में असक्तता बोलेंगे, सीखने में असक्तता बोलेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट, क्या बोला है? विकृत लिखावट, लिखने वाली चीज से, किससे? लिखने वाली चीज से। और लिखने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। और डिस्ग्राफिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। भाई साहब, उनके शब्दों में उनका क्या है? मतलब छुपा हुआ है। चलो अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी पहचान कराता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? देख लेते हैं। मनोभाव की जल्दी बदलना, यानी मूड बदलना, ये तो ठीक है। अपमानजनक व्यवहार, जी ये तो ठीक नहीं लग रहा है। बी को डी और वास को सा, या तो 21 को 12 लिखना, जी ये भी वहाँ पर नहीं है। और कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये भी नहीं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अधिगम निर्योग्यता की जो पहचान है, उसका जो जल्दी अपना क्या मनोभाव बदलता है, अपना जो मूड बदलता है, बस अभी लिखने का मन करा, अभी
पढ़ने लग जाएगा, अभी खेलने लग जाएंगे, अभी कुछ। तो इस प्रकार से बच्चे का जो अधिगम की निर्योग्यता है उससे हम क्या करा सकते हैं, पहचान करा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बोलता है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में असमर्थ बच्चा, देखते हैं क्या होगा सुनने में असमर्थ करता। केवल अकादमिक शिक्षा, मैंने एकेडमिक, अकादमिक यानी एकेडमिक, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जी उतना तो मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, मगर नियमित विद्यालय में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो उसके लिए क्या आ जाए, काम में आ जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, जी ये भी ठीक नहीं है। फिर श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, कौन से, कि उनके जो स्पेशल विद्यालय वहीं पर भेजा जाना चाहिए और नियमित विद्यालय में नहीं। यहाँ क्या होगा, सुनने में असमर्थ बच्चे के साथ में हम सही यहाँ क्या ले सकते, डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में पठन वैकल्य, क्या बोला है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, पठन वैफल्य बोला है, पठन, तो देखते हैं अभी पठन से हमारा क्या निकलता आता है। तो न्यून अवधान विकार या अपसारी चिंतन पढ़ने में धार प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य हम क्या करते हैं, क्या लक्षण दिखाता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डिसेबिलिटी को ही उसको क्या बोलते हैं, पठन वैफल्य बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि यहाँ पर ये बोला है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये कब का है, तो 2016 का है, के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, कौन सा शब्द प्रयोग में लाने के लिए इस अधिनियम ने बोला है। यह भी 21 के प्रश्न पत्र में आया था। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, चलो ठीक है। उसके बाद में दूसरा, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऐसा तो बोला नहीं है। मंदित छात्र ऐसा भी बोलने को नहीं बोला, विकलांग छात्र ये भी नहीं बोलने को बोला है। तो अभी क्या, ऐसा छात्र जिसमें क्या है, शारीरिक दिव्यांगता है, उस शब्द का उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। उसके बाद में एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। वह दृष्टिबाधित है यानी देख नहीं सकता, तो कौन सी सामग्री उसके लिए लाभदायक नहीं होगी। तो श्याम पट्ट पठन सॉफ्टवेयर, वो तो उसके लिए लाभदायक होगा। स्पर्शिक ग्लोब, स्पर्श करके देखेगा और लाभदायक होगा। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें उसके लिए कोई काम की नहीं है। ब्रेल लिपि तो काम की है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 उसका क्या होगा, सही जवाब होगा। किसके लिए, अगर कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके लिए छोटे अक्षर वाली जो पुस्तकें कोई काम की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। तो पठन वैफल्य की गतिमान दिव्यांगता, आत्मकेंद्रित या स्वलीनता, या तो फिर गुणज वैकल्य। आप आंख बंद करके हिसाब लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों, अरे भाई साहब एक नहीं समझे तो दूसरा दो ऑप्शन दिया ही क्यों है, क्योंकि वही उसका सही आंसर है। कभी कभी ये भी दिमाग लगाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि 7 दिन में कोई पहाड़ तो खोदने वाले है नहीं। तो जहाँ जरूरत हो वहाँ तुक्का लगाना है, जहाँ जरूरत हो वहाँ पर ध्यान में रखना है। ओटी सर का तो यही नारा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न थोड़ा सा मजाकी है, हाँ, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेश में सहायता मिलेगी। तो पहला, श्रवण बाधित छात्र के लिए, जी ठीक है। उसके बाद में दृष्टिबाधित छात्र के लिए, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, सामग्री कई तरीके से हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करने का प्रावधान से देंगे, ठीक है। उसके बाद में अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों को, वो भी ठीक है। उसके बाद में
गतिमान दिव्यांगता छात्र, ये भी ठीक है, तो होगा क्या, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। और सब कुछ ठीक है कहाँ पर लिखा है, तो सर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। अब आप बोलोगे ए बी सी डी के बदले 4 लिखा है सर, और ये 4 का मतलब ही डी है, इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग ये भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जनवरी 2022 के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, यानी सही मिलान क्या सही पेयर कौन सी है, बोलता है चारों पेयर में से, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, श्रवण दोष को ऑडियो टेप देना। उसके बाद में गुणज वैफल्य कैलकुलेटर का प्रावधान करना, अच्छा गुणज वैफल्य को कैलकुलेटर, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद में दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, और पठन वैफल्य लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। तो सही क्या है, जहां पर भी गुणज वैफल्य उसको कैलकुलेटर का क्या करना, प्रावधान करना, ये क्या है, सही उसका युग्म है या सही उसका मिलान है। उसके बाद में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, बोला नहीं, ठीक है। तो उपयुक्त इमारती ढांचा, ठीक है, ये तो दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ठीक है, ये भी बोला गया है। उसके बाद में अनिवार्य विशेष शिक्षा, जी ये तो बोला नहीं गया है। उसके बाद में उपयुक्त तकनीकी सुविधा, ये भी बोला गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर उसका 3 ही होगा। उसके बाद में अगले प्रश्न देखते हैं कि छात्र जिन्हें रिक्त स्थान है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना पड़ता है, उसे कौन सा वैफल्य बोलते हैं। देखो ये हिंदी में पूछा है, कभी कभी इंग्लिश में आता है। तो छात्र जिन्हें पाठ करने और लंबे अंशों को समझने में, तो क्या हो जाएगा, पठन वैकल्य हो जाएगा। हाँ, पठन वैकल्य हो जाएगा। आप मुझे बताना कि इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ऐसा पड़ता है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। अब डिसलेक्सिया अगर जो क्या करेंगे, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो पढ़ने में कठिनाइयाँ, तो डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, पढ़ने में कठिनाइयाँ हो जाएगा। तो इसलिए बस आपको हिंदी और इंग्लिश वाला अगर देख लिए भाई साहब, तो ही अभी हमने बोले हैं कि दम है तो फेल करके दिखा। हाँ, उसके बाद में डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में क्या करते हैं जी, हम इधर उधर जोड़ना घटाना, तो क्या करेंगे, गणितीय अवधारणा को सीखने में कठिनाई, बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप कि ओटी सर का तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। ओटी सर अगर आपको लगता है कि आपके लिए ओवर टाइम करते हैं, तो अब हम बोलेंगे कि आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए होंगे तो बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो अब तक हम पहुंचाते रहें। अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।